हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, उसी के आगे हम बढ़ाते हैं। हम लोग दो मेन एक्ट पढ़े, एक था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और दूसरा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो था 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का था? 1972। देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जब पढ़े थे तो उसमें बताई थी आपको कि चैप्टर नंबर 7 में था कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन ट्रांजिट। ये था, मतलब हमको फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा नियम था? तो चैप्टर 4 में उसका जिक्र है। ठीक है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या आ जाएगा? वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो वाइल्ड एनिमल्स के ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इट्स आर्टिकल्स, उसके कुछ पार्ट्स, उससे कुछ बने हुए छाल वगैरह से जो बनते हैं प्रोडक्ट्स वो, एंड ट्रॉफीज, उसका बैन लगाया गया है। कौन से चैप्टर में? तो चैप्टर 5। किसके चैप्टर 5 में? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, और ये है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो बैन लगाया गया है या उसको कंट्रोल करने के लिए नियम बनाया गया है वो किस में है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में है। किस चैप्टर में है? तो चैप्टर नंबर 7। लेकिन अगर आप वही एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के ट्रेड और कॉमर्स, उनके व्यापार के लिए, उसके छाल के लिए, उसे बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स है उनके लिए जो अधिनियम जिस चैप्टर में लिखा हुआ है वो किस में है? तो अधिनियम ये, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 चैप्टर नंबर 5। इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर तो बहुत कम चांस है पूछने का, बहुत डिटेल हो जाएगा। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो नियम बना है वो किस में है, और वाइल्ड लाइफ के ट्रेड और कॉमर्स को रखने के लिए किस अधिनियम को फॉलो किया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, लेजिस्लेशन के आगे। ये तो हम लोग अभी तक दो ही एक्ट पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन सा? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब? तो 1980 देखे थे, है ना? जैसे लास्ट वीडियो में बताई थी मैं आपको, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है? तो 1980। कौन सा है? 1980। अब देखो, इसमें वर्ड यूज हो रहा है कंजर्वेशन। इसमें कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? कंजर्वेशन। मतलब हमको फॉरेस्ट के डाइवर्शन को रोकने के लिए, फॉरेस्ट के डाइवर्शन को, मतलब फॉरेस्ट लैंड को हमको नॉन फॉरेस्ट लैंड बनाना है। मतलब कोई जंगल है उसको काट के उसको हम एग्रीकल्चर लैंड के फॉर्म में यूज कर, मतलब हमने फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर दिया, फॉरेस्ट लैंड को हमने एग्रीकल्चर लैंड में कर दिया। उसको रोकने के लिए इस नियम को बनाया गया। कौन सा? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को बनाया गया था 1980 में। देन इसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। देखो, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है अभी तक 3 बार बनी है, अभी तक 3 बार है। कौन कौन सा है? एक है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा? इंडिया की सबसे पहले फर्स्ट नेशनल पॉलिसी प्री इंडिपेंडेंट ईरा, मतलब आजादी की पहले, स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्र होने से पहले की सबसे फर्स्ट नेशनल पॉलिसी कौन सी है? तो 1894।
कौन सी 1894। लेकिन यही अगर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद आने वाली सबसे पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब है? तो 1952। ये अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था ICAR नेट एग्रो फॉरेस्ट्री का, उस पर पूछा गया है 7 मई 2018 में भी ICAR नेट में ये क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ठीक है। उस एग्जाम जो हुआ था क्वेश्चन नंबर 1, सीरियल नंबर 1 था, क्या कि इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सा है? तो ईयर दे दिया था आपको, तो ईयर कौन सा है? 1952। कौन सा ईयर? 1952, ठीक है। देन इसी में देखते हैं, अभी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में देखते हैं। तो पहला तो क्या है, ये बिफोर इंडिपेंडेंट वाला है, पहला पॉलिसी। देन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ही में हमने पूरे फॉरेस्ट को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 कैटेगरीज है? एक काम करते, कंपेयर करके पढ़ते, ज्यादा इजी होगा। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो शॉर्ट में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो, एक है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 और एक है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। 2 है, ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है। कैसे फर्स्ट है? ये बिफोर इंडिपेंडेंट है, आजादी से पहले का है ये, और आजादी के बाद सबसे पहला जो पॉलिसी बना वो कौन सा है? ये, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देखो, इसमें हमने पूरे फॉरेस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किसमें? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में क्या है, फॉरेस्ट को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लेकिन कैटेगरीज जो है वो अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। कैटेगरीज जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। 4 कैटेगरीज उसमें भी हैं और 4 कैटेगरीज इसमें भी है। इसमें कौन कौन सी 4 कैटेगरी है? तो पहला है आपका प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट, प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट मतलब इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रखने, प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, बैलेंस बना के रखने के लिए कुछ एरिया को हम कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। वो जो होगा वो होगा आपका प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट। क्यों? फिजिकल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए, ठीक है। जो फिजिकल जो भी ग्राउंड से, क्लाइमेट से, क्लाइमेटिक चेंज है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, उन सबको रोकने के लिए जो फॉरेस्ट को हमने प्रिजर्व किया है वो है आपका प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट। प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट को ही इसमें नाम दे दिया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या नाम दे दिया है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या नाम दे दिया है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मतलब इसका भी काम क्या है? वही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वो सबको रोकने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें सेकेंड फॉरेस्ट जो है वो है कमर्शियल फॉरेस्ट। सेकेंड फॉरेस्ट जो है वो है कमर्शियल फॉरेस्ट। कमर्शियल फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट, देखो नाम में आ रहा है कमर्शियल, नाम से ही आ रहा है कमर्शियल। कमर्शियल मतलब हो गया आपका ऐसा फॉरेस्ट जो कि मार्केट में टिम्बर सप्लाई, प्रोड्यूस को सप्लाई करना, चाहे टिम्बर हो चाहे फ्रूट हो, जिस भी चीज़ है उसको सप्लाई करने के लिए वो यूज़ हो रहा है या उसको बनाया जा रहा है, तो वो हो गया आपका
कमर्शियल फॉरेस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका माइनर फॉरेस्ट, थर्ड है माइनर फॉरेस्ट, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जिससे प्रोड्यूस जो है वो टिम्बर के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, उसके साइड प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, छाल हो गए, ये मिल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका माइनर फॉरेस्ट। और लास्ट है आपका पास्चर लैंड, लास्ट है आपका पास्चर लैंड। ये किसके तहत है, आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894, ठीक है। ये फर्स्ट पॉलिसी है बिफोर इंडिपेंडेंट के 4 कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने, किसने डिवाइड किया है, गवर्नमेंट ने, प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट, कमर्शियल फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट एंड पास्चर लैंड। देखो पास्चर में वर्ड आपको वहां पर भी बताई थी जब मैं आपको सिल्वीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री बताई थी, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री में जो सिल्वी पास्चरल वर्ड आया था, सिल्वी पास्चरल मतलब, पास्चर मतलब क्या हो गया था आपका, चारा वाला जगह जहाँ पे हम ग्रेजिंग कराते हैं या फिर ग्रेस कराने के लिए हम जगह छोड़ते हैं, यहाँ पे चारा वाले पौधे को उगाया जाता है, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, चारा उगाना, तो वो लैंड, ठीक है। तो 4 कैटेगरी कौन कौन से हैं, एक है प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट, कमर्शियल फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट एंड पास्चर लैंड। पूरे गवर्नमेंट ने पूरे फॉरेस्ट को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कब, 1894 के नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, ठीक है, उसमें ये फर्स्ट पॉलिसी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट पॉलिसी है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दूसरा है नेशनल फॉरेस्ट, तीसरा है विलेज फॉरेस्ट एंड फोर्थ है आपका ट्री लैंड। क्या है, ट्री लैंड। कौन कौन सा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बचाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। देन नेशनल फॉरेस्ट मतलब नेशनल फॉरेस्ट इसलिए है, जैसे ये कमर्शियल फॉरेस्ट था, डिमांड, मार्केट में डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए कमर्शियल फॉरेस्ट था, उसी का ही नाम चेंज कर दिया नेशनल फॉरेस्ट। ये भी मार्केट में फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर के डिमांड को देखते हुए मेंटेन किया हुआ फॉरेस्ट है, क्या, नेशनल फॉरेस्ट, ठीक है। देन विलेज फॉरेस्ट कुछ और नहीं, सोशल फॉरेस्ट्री है, सोशल फॉरेस्ट्री या इसी को हम JFM बोल दो, सोशल फॉरेस्ट्री या JFM। क्या था, हम विलेजेस के लिए, जो आसपास में बसने वाले गांव है, गांव के लोग हैं, उनकी ज़रूरत के लिए हम वहाँ पे अगर फॉरेस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट गांव के लिए, गांव वालों के लिए, ग्रामीणों के लिए लगाया जाता है, ग्रामीणों के द्वारा लगाया जाता है और उनके द्वारा ही इसका जो भी उपज है उसको यूज़ किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। और लास्ट है आपका ट्री लैंड। ट्री लैंड मतलब ऐसा भूमि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्री है, लेकिन जो फॉरेस्ट का जो ट्रू डेफिनेशन है वो उसको डिफाइन नहीं करता। ट्रू डेफिनेशन मतलब फॉरेस्ट को कैसे बोलेंगे, जहाँ पे फ्लोरा भी हो और फौना भी हो, लेकिन ट्री लैंड में सिर्फ और सिर्फ ट्री है, एनिमल्स नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, सारे कैसे हैं, तो पालतू जानवर हैं। ट्री लैंड मतलब ऐसे जगह जहाँ सिर्फ ट्री है, फौना नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, कैसे जानवर है, तो सिर्फ पालतू जानवर है। वैसे पास्चर लैंड में भी था, पालतू जानवर थे, इसमें भी पालतू जानवर ही है, हमको जंगली जानवर वहाँ नहीं मिल रहे, तो ऐसे एरिया को कहेंगे ट्री लैंड। देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, लेकिन आपको नाम को अलग अलग ही क्लासिफाई करना है। क्यों अलग अलग क्लासिफाई करना है, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में 1894 में माइनर फॉरेस्ट है, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट किस फॉरेस्ट पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये वर्ड यूज किया गया है, तो कब, 1894 में। नेशनल फॉरेस्ट कब डिक्लेयर किया गया, विलेज फॉरेस्ट कब, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में ये 4 नाम याद रखिएगा, ट्री लैंड, विलेज फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और 1894 में ये 4 नाम याद रखेंगे, नाम से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, ये थोड़े से डीप हो गए हैं क्योंकि ये ICAR नेट वाला पोर्शन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, जो आफ्टर MSc दिया जाता है। बट पॉलिसी के क्वेश्चंस का कोई डिटेल नहीं बोल सकता कि हाँ इसी से पूछेगा, तो थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। ये बिफोर इंडिपेंडेंस का फर्स्ट पॉलिसी है और वो आफ्टर इंडिपेंडेंस का फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है। देन मैं आपको पहले ही बताई कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 3 है, एक बिफोर इंडिपेंडेंस का और 2 आफ्टर इंडिपेंडेंस के, ठीक है। एक बिफोर इंडिपेंडेंस का था और 2 आफ्टर इंडिपेंडेंस की। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस का हम लोग एक देख लिया अभी 1952, और दूसरा देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अभी तक हमने जितने भी फॉरेस्ट देखे, जितने भी हमने पॉलिसी देखे, उसमें हमने कंजर्वेशन देखा, प्रोटेक्शन देखा, बट इसमें ये बता दिया कि हमको पूरे ज्योग्राफिकल एरिया हमारा जितना भी, हमारे कंट्री का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें मिनिमम, कम से कम मिनिमम इतना % फॉरेस्ट होना जरूरी है। वो किस पॉलिसी में लिखा गया है, किस पॉलिसी में लिखा गया है? तो 1988। बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ICAR नेट का फेवरेट जोन है, ठीक है, कि ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग परसेंटेज किस पॉलिसी में डिवाइड किया गया है या डिफाइन किया गया है? तो 1988 के नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में डिक्लेयर किया गया है। क्या डिक्लेयर किया गया है? देखो ज्योग्राफिकल एरिया 2 टाइप के होंगे, एक तो होगा प्लेन एरिया, मैदान वाला एरिया, और दूसरा होगा हिल एरिया, हिली एरिया, ठीक है। एक होगा मैदान वाला एरिया और एक होगा हिली वाला एरिया। देखो मिनिमम बताया है, मैक्सिमम नहीं बोल सकते ना कि 100% ज्योग्राफिकल एरिया में तो फॉरेस्ट मेंटेन नहीं कर सकते, तो मिनिमम बता दिया है कि प्लेन एरिया में कितना होना चाहिए और हिली एरिया में कितना होना चाहिए। तो प्लेन एरिया में 1/3, ठीक है, 1/3 कितना होना चाहिए? 1/3 जो होना चाहिए वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए। जितना भी एरिया है उसका 1/3 हमारे फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए। ये किसने बताया गया है? प्लेन में, ठीक है, प्लेन एरिया में 1/3 होना चाहिए। लेकिन वहीं हिली एरिया में कितना होना चाहिए? जितना भी टोटल एरिया है उसका 2/3%, थर्ड पार्ट, 2/3 है, 2/3 भाग जो होना चाहिए वो फॉरेस्ट होना चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए? 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट फॉरेस्ट होना चाहिए प्लेन में। ये किस में बताया गया है? इस पॉलिसी में बताया गया है कि जितना भी हमारे पास में ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया में अगर प्लेन मैदान वाला क्षेत्र है, मैदान वाले क्षेत्र में 1/3 हिस्सा, 1/3 भूमि जो होगी उस पे फॉरेस्ट होना जरूरी है, उसमें फॉरेस्ट होना जरूरी है इस पॉलिसी के तहत। वही अगर हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसमें 2/3 होना जरूरी है। अब देखो जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में दे दे, इस फॉर्म में दे, दूसरा फॉर्म क्या दे देगा? 33%, ठीक है, 33% एरिया जो होना चाहिए वो प्लेन में होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा? 66%, ठीक है। परसेंट फॉर्म में दे सकता है और भाग वाले पार्ट में भी दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जोन है, अच्छे से लिख देती हूँ 66, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2018, 2014, 2012 एवं 2021 का जो ICAR नेट हुआ है एग्रो फॉरेस्ट्री का, उसमें पूछा गया है। इसके अलावा जो चिराग का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें भी पूछा गया है क्या कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग टोटल जोग्राफिकल एरिया, हिली एरिया में कितना होना चाहिए फॉरेस्ट कवर वहाँ? तो फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए? 66। हमारे छत्तीसगढ़ का कितना है? ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इससे ज़्यादा है या इससे कम है आप लोग देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा है 40, देखना, ठीक है, 44% है। और पूरा इंडिया का देखेंगे तो 21% है, पॉइंट में है, वो आप लोग सर्वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका फॉरेस्ट पॉलिसी, ये है आपका फॉरेस्ट पॉलिसी। इस पे कंजर्वेशन पे ध्यान दिया गया है। क्यों कंजर्वेशन पे ध्यान दिया गया है? क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो हमने फॉरेस्ट को बचा रहे हैं ये बता दिए, लेकिन हमारा जो एरिया है फॉरेस्ट का वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से कौन सा फॉरेस्ट इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को या जो हमारा क्लाइमेटिक चेंज है उसको प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। तो 1988, क्योंकि इसमें डिफाइन कर दिया है कि आपको इतना एरिया में फॉरेस्ट लगाना ज़रूरी है, अगर इससे कम होगा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट एक्ट। दूसरा चीज, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब का? तो 1988। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसका? पहला तो ज्योग्राफिकल एरिया का आ गया, दूसरा है इसमें एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन साथ में सोशल फॉरेस्ट्री। एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री और कुछ और फॉरेस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम, फॉरेस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, देखो वहां क्या था, विलेज फॉरेस्ट था, सोशल फॉरेस्ट्री का नाम का जिक्र नहीं था। सोशल फॉरेस्ट्री का नाम का जिक्र कहां पर है? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया गया। क्यों? ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ में डिमांड और सप्लाई के बीच में भी नीड को पूरा कर सके, ठीक है। अब देखो एफॉरेस्टेशन वर्ड आया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 3 वर्ड होते हैं, एक होता है रिफॉरेस्टेशन, क्वेश्चन आता है ये इसलिए इसको यहां पर डील कर दे रही हूं मैं। एक होता है रिफॉरेस्टेशन, दूसरा होता है एफॉरेस्टेशन और तीसरा होता है डिफॉरेस्टेशन। तीन वर्ड होते हैं, ठीक है। देखो ऐसा जगह जहां पहले फॉरेस्ट था, पहले फॉरेस्ट था, फिर फॉरेस्ट की कटाई की गई, क्या हो गया, उसकी पूरी कटाई की गई, हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है। पूरी फॉरेस्ट की कटाई की गया, पूरे अब वहां पे कोई फॉरेस्ट नहीं है, मतलब अब जमीन जो है फिर से खाली हो चुकी है। अब वहां पे अगर हम प्लांट लगा रहे हैं, वहां पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस होगा रिफॉरेस्टेशन, मतलब पुनर्, री मतलब क्या होता है, पुनर्, हमने फिर से वहां पे प्लांटेशन किया। पहले से जमीन में पौधे थे, पहले उस जमीन में पौधे प्रेजेंट थे, लेकिन हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, या कुछ इन्वायरमेंट डिजास्टर हुआ होगा, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप आया होगा, भूस्खलन हुआ होगा, या वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा, ज्वालामुखी, ठीक है, या फिर कुछ और रीजन की वजह से आग लग गया होगा, ठीक है। ऐसे कुछ रीजंस की वजह से वहां का फॉरेस्ट पूरा नष्ट हो गया है, या हमने पूरे फॉरेस्ट को कट कर लिया है, ठीक है, और वहां पे हमने फिर से लगाया, पुनर् दोबारा से लगाया उस एरिया पे, मतलब वो बैरन लैंड नहीं था, हमने पहले था, उसके बाद हमने दोबारा से वहां लगा रहे, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं रिफॉरेस्टेशन।
एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब ऐसा फॉरेस्टेशन, ऐसा प्लांटेशन जहां पे, ऐसे एरिया पे प्लांटेशन जहां पे इससे पहले कभी भी कोई प्लांट्स या फॉरेस्ट नहीं पाए गए थे। क्या बोल रही हूं मैं? ऐसा जगह जहां पे इससे पहले कभी कोई फॉरेस्ट या ट्री प्लांट नहीं हुआ था, कभी पाए नहीं गए थे, ऐसी जगह पे अगर हम प्लांटेशन करके फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो वो होगा एफॉरेस्टेशन। पहले से उगे हुए जगह में करना रिफॉरेस्टेशन, लेकिन अगर नए जगह पे जहाँ पे पहले कहीं नहीं हुआ था, पहली बार फॉरेस्ट वहाँ डेवलप किया जा रहा है, तो वो होगा एफॉरेस्टेशन। और लास्ट वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। डी मतलब होता है हटाना या नष्ट करना। फॉरेस्ट को नष्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। मतलब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हमने कट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया और छोड़ दिया, उस पर नया फॉरेस्ट नहीं लगाया, तो क्या होगा? वो डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये 3 वर्ड से क्वेश्चन आते हैं। द प्रोसेस बाय विच द न्यू प्लांट्स आर ग्रोन इन द ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन एरिया। ठीक है, ऑलरेडी डेवलप्ड मतलब जहां पर पहले से फॉरेस्ट था और वहां पे हम लगा रहे हैं, तो वो होगा रिफॉरेस्टेशन। लेकिन वहीं अगर वर्ड हो जाएगा वेस्टलैंड या बैरल लैंड। वेस्टलैंड का टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है उसमें, वेस्टलैंड में पढ़ेंगे लेकिन हम लोग, ठीक है। तो बैरन एरिया पे या ऐसे एरिया पे जहां पे फॉरेस्ट नहीं है, वहां पे अगर हो रहा है तो वो होगा एफॉरेस्टेशन। लेकिन अगर फॉरेस्ट डेवलप किया हुआ है, डेवलप्ड है, उसको हम काट रहे हैं, उसको हम नष्ट कर रहे हैं, तो क्या वर्ड आएगा? डिफॉरेस्टेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से जो बायोडाइवर्सिटी है, टॉपिक है आप लोग सिलेबस में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, शॉर्टकट पे देख लेते हैं। डाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, वैरायटी, ठीक है, जैव विविधता के कम होने के, ठीक है, डिक्रीज होने के सबसे मेन रीजन क्या है? क्या क्वेश्चन आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड फ्लोरा फौना के खत्म होने की, उनकी संख्या में लगातार जो डिक्रीज हो रहा है, वो किन कारणों से हो रहा है? किन कारणों से, इनमें से कौन सा कारण उसका सही है? पहला दे देगा आपको रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, रिसेंट एग्जाम जितने भी हुए सब में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, घुमा देता क्वेश्चन लेकिन लगभग आंसर यही रहता है, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, तीसरा एफॉरेस्टेशन, चौथा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या है? बायोडाइवर्सिटी के नष्ट होने का या कम होने की, कमी आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है इनमें से? तो क्या है? डिफॉरेस्टेशन। क्या है? डिफॉरेस्टेशन। दूसरा एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स के कम होने का रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है उनका? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। क्या? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन मतलब वो जहां रहते हैं उनके आश्रय को हम नष्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आता है इससे। दूसरा आ गया कि एनिमल, ठीक है, जानवरों, पशुओं के जो वाइल्ड जानवर हैं, वन्य जीव है, उनके हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, उनके एक तो संख्या से आ गया, उनकी संख्या क्यों कम हो रही है? तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन के कारण उनके आश्रय स्थल हम नष्ट कर दे रहे हैं, इस वजह से। दूसरा, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का मुख्य कारण कौन सा है? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, वन्य जीव के कम होने का जो मुख्य कारण है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, वो इनमें से किसकी वजह से होता है? कौन बताता है? तो क्या है ये? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
अगर हमको कहीं पर एनिमल्स को ला के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे मतलब हम जंगल में ही करेंगे, मतलब ऑलरेडी वहाँ जंगल है, ऑलरेडी वहाँ प्लांट है और हमने वहाँ पर कोई नया एनिमल को, कोई नए जानवर को वहाँ पर ला करके पालन करना है, तो उसके लिए हम उसके सुटेबल प्लांट को वहाँ लगा रहे हैं, उसके सुटेबल ट्री को हम लगा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी फॉरेस्ट है वहाँ पे हम कुछ प्लांट्स को लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका रीफॉरेस्टेशन। क्या होगा? रीफॉरेस्टेशन। दूसरा चीज, ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं था हम पहली बार लगा रहे हैं, पहली बार वहाँ डेवलप कर रहे हैं, चाहे पार्क के फॉर्म में, चाहे अम्यूजमेंट पार्क के फॉर्म में, ताकि वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप किया जा सके वेस्टलैंड्स में, तो वो होगा आपका एफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस जो हैं ये कंटिन्यूसली आए हुए हैं। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देख लीजिए, चाहे फॉरेस्ट्री का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें आया था, साथ में जो जनरल पीएससी का एग्जाम होता है एनवायरनमेंट का उसमें भी आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन का, तो आप लोग इसको पढ़ के रखिए। फॉरेस्ट पॉलिसी से 2 क्वेश्चंस आना स्वाभाविक है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आएंगे, कॉमन क्वेश्चंस आना के चांस ज़्यादा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि नेशनल फॉरेस्ट किसके तहत बनता है, सेंचुरी किसके तहत बनता है, पॉलिसी में क्या क्या नियम कानून बने।